नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके स्टडी 91 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पारिस्थितिकी पढ़े थे, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी पढ़ लिए थे। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मैंने मूल पॉइंट को समझा दिया था, बता दिया था। आप लोग पढ़ लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे और इससे आगे के लिए भी जितने भी एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आज हम उसी से जुड़ा हुआ उसी का एक भाग है इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। जैसे कि कल हम अगली क्लास में जाने थे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है भाई? इकोलॉजी बताया गया था कि जीव विज्ञान की एक शाखा मानी जाती है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। आज उसी संबंध से एक अलग पॉइंट पढ़ेंगे, उससे जुड़ा हुआ एक भाग है इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के अंतर्गत ये जानते हैं कि यह एक प्राकृतिक इकाई है। यह क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है, एक मतलब इकोलॉजी का एक भाग है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों को अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है, यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, मतलब किसी खुले क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जितने भी जीवधारी हैं उस सभी जीवधारियों का अपने वातावरण, मतलब उनके जो चारों तरफ का वातावरण है उसके साथ अंतःक्रिया करते हुए, मतलब अपना जीवन यापन करते हुए एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण कर लेना है। तो उस संपूर्ण जैविक इकाई जो बनेगी वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी का एक भाग होता है जिसमें किसी भी निश्चित स्थान की समस्त जीवधारी अपने वातावरण के साथ अपने आप को क्या करते हैं? अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर ये विशेषताएं, ये कंडीशंस अगर कहीं पर भी फॉलो होता है तो वहाँ इकोसिस्टम माना जाएगा। अगर कंडीशंस फॉलो नहीं होगा तो इकोसिस्टम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम की सबसे पहले ये जान लें कि इकोसिस्टम की जो अवधारणा जिसने दिया था, इसकी संकल्पना लाने वाले सर्वप्रथम इसको कौन परिभाषित किया है, उसका नाम A.G. टांसले महोदय हैं। ठीक है, A.G. टांसले महोदय ने इकोसिस्टम को सर्वप्रथम 1935 में परिभाषित किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा भी जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? A.G. टांसले महोदय हैं जिन्होंने 1935 में सर्वप्रथम इकोलॉजी को परिभाषित किया। ठीक है, इसकी अब विशेषताएं जान लेते हैं। हम ये जानेंगे कि इकोसिस्टम की क्या विशेषताएं होती है, कहाँ पर इकोसिस्टम लागू होता है। ठीक है, किन किन जगहों? भाई देखो, जीव समुदाय जितने भी जीवधारी होते हैं किसी एक क्षेत्र विशेष में, कहीं पर जो भी जीवधारी होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं हर जगह इकोसिस्टम हो। ठीक है, क्योंकि इकोसिस्टम होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला क्या है? सुनिश्चित क्षेत्र। मतलब इकोसिस्टम के लिए एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर समस्त प्रकार के जीवधारी रहकर एक दूसरे से संबंध स्थापित करके एक जैविक इकाई का निर्माण करें। ठीक है, और दूसरा है कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसी इकाई जो जिसके अंतर्गत जितने समस्त जीवधारी हैं, है ना, जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक वातावरण के सकल योग का प्रतिनिधि करती हो। ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जितने भी जीवधारी हैं वो अपने से या अन्य लोगों से संबंध बना सकें और एक दूसरे से प्रतिनिधि स्थापित कर सकें, संबंध स्थापित कर सकें। ठीक है, तो वो इकाई कैसी होनी चाहिए? कार्यशील होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कार्यशील का मतलब ये है कि हमेशा वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करते रहें, बनाते रहें और प्रतिनिधित्व करते रहें। ठीक है,
अगला है तीसरा, एक खुला तंत्र का होना। तो देखो बेटा, कार्यशील तभी कर पाएंगे, कार्यशील तभी होंगे जीवधारी जब उनको एक खुला मैदान मिलेगा, खुला क्षेत्र मिलेगा। जैसे अगर हम कहें एक चिड़ियाघर में शेर को बंदी बनाकर यदि आप उसको भोजन प्रोवाइड करें और खिलाए पिलाएं, तो कहो कि वो वहाँ की इकोलॉजी नहीं, इकोसिस्टम नहीं है, सॉरी इकोसिस्टम नहीं। इकोसिस्टम के लिए खुला क्षेत्र होना चाहिए, वन हो गया, घास का मैदान हो गया, ठीक है, समुद्र हो गए, ऐसे सिस्टम जो खुले रूप से मतलब वहाँ के जीवधारी एक दूसरे से जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये खुले रूप से स्थापित कर रहे हों, इनको कहीं पर बांधकर किसी विशेष बाउंड्री के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, जिससे ये पूर्ण रूप से क्या हो, क्रियाशील हों, ठीक है। जैसे मैंने बताया चिड़ियाघर में आप हाथी को रखकर जो है उसको भोजन खिलाइए, तो क्या इकोसिस्टम है? नहीं। शेर को रखकर आप उसको भोजन दीजिए, क्या इकोसिस्टम है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बाउंड्री विशेष के अंतर्गत कैद है, तो कैद करके इकोसिस्टम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जिससे वो अब जिसको आप भोजन देंगे उससे उसका संबंध बनेगा, वो अपने और किसी और जानवर से या किसी और कार्बोहाइड्रेट्स भोजन से वो संबंध बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, तो कार्यशील नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ इकोसिस्टम नहीं बनेगा। इकोसिस्टम के लिए हमेशा एक खुला क्षेत्र का होना चाहिए, ठीक है। अपनी उत्पादकता, इकोसिस्टम के जिसे मैंने बताया, अब इसमें क्या है, अगर खुला क्षेत्र नहीं है, चिड़ियाघर में अगर आप जानवरों को रखते हैं, शेर को रख रहे हैं, अब उसको भोजन खिला रहे हैं, क्या वो भोजन जो खा रहा है क्या अपने द्वारा उत्पादित कर रहा है? नहीं, वो किसी के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये इकोसिस्टम नहीं। इकोसिस्टम में जितने जीवधारी होते हैं वो अन्य जीवधारियों से, अन्य उत्पादक से एक दूसरे संबंध बनाते हुए, प्रतिनिधि स्थापित करते हुए स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे एक घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है, अब घास हिरन खाता है, ठीक है, हिरन घास से जुड़ा हुआ है, अब हिरन को शेर खाता है, शेर हिरन से जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे जो है अपने अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ये इकोसिस्टम है। ये नहीं कि आप किसी को कहीं बांध कर रख के आप भोजन खिलाइए, तो इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता। मतलब इकोसिस्टम में स्वयं भोजन की उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। अगला है 3 संगठक। इकोसिस्टम के अंतर्गत 3 संगठक होना जरूरी है। 3 संगठक में सबसे पहले ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा जब होगी तो ऊर्जा के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से पेड़ पौधे, जैविकी कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु उगेंगे, है ना। जब जीव जंतु उगेंगे, उन जीव जंतु को जीवित रखने के लिए अजैविक, जैसे वायु, जल, है ना, जल को पीकर वायु से श्वसन करते हुए ये जीवित होंगे। और जब ये जीवित होंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो इनको खाने वाले, इनके उपभोक्ता, जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो इनको हिरन खाते हैं, हिरन है तो उसको शेर खाता है, ठीक है। या उत्पादक जो है, जो उत्पादक होता है, उत्पादक को खाने वाले जैसे उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता को खाने वाले अपघटक होते हैं, और अपघटक जब बनता है तो फिर भूमि में आ जाते हैं, फिर इससे उत्पादक का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया जो है, ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो ये घटक का होना जरूरी है। जैसे ऊर्जा के माध्यम से जैविकीय घटक का निर्माण होगा। जैविकीय घटक में जैसे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, मानव, है ना, ये सब केस में आएंगे, जैविकीय घटक में आएंगे, ठीक है, जंतु, ठीक। और अब अजैविक में जैसे जल, वायु, है ना, ये सब किस में आएंगे? अजैविक में आएंगे, जिसमें ये पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु ये जल को पीकर वायु के माध्यम से श्वसन करके एक जीवित उत्पादकता का निर्माण करेंगे। तो इसके उपभोक्ता इसको क्या करेंगे? खाएंगे। खाने के बाद वो अपघटक बन जाते हैं, मतलब उपभोक्ता को अपघटक, जैसे कवक हो गए ना, कवक हो गए, ये सब जो है इसको अपघटक करेंगे, खाएंगे, ठीक है। और जो है इसमें जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो ये जब जीवाणु कवक खा जाते हैं तो ये मिट्टी बन जाता है। मिट्टी बनने के बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है, फिर उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता। ये संपूर्ण प्रक्रिया इकोसिस्टम में चलता रहता है, ठीक है। तो अब हम आपको एक और पॉइंट ऐसे बताते चले, ये जो मैं बना के रखा हूँ उसको जरा समझ लीजिएगा। मैंने 2 इकोसिस्टम लिया, एक घास का मैदान ले लिया और एक वन ले लिया, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है इकोटोन क्या होता है। तो इकोटोन का मतलब होता है 2, इकोटोन का मतलब होता है
जब दो इकोसिस्टम के बीच एक नया इकोसिस्टम बनता है, मतलब दोनों इकोसिस्टम के कुछ ना कुछ विशेषताएं किसी एक जगह पर उग आती हैं, तो वहाँ पर इकोटोन का निर्माण होता है। तो दो इकोटोन के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको इकोटोन कहा जाता है। दो इकोसिस्टम के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसको इकोटोन होता है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट बनता है उसको इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, जैसे घास का मैदान है, वन है, तो घास के मैदान में घास पौधे छोटे छोटे उगते हैं। ठीक है, लेकिन वन में बड़े बड़े पौधे उगा करते हैं। ठीक है, तो जब कुछ घास के मैदान और कुछ वन का क्षेत्र मिलकर एक नए क्षेत्र का निर्माण करता है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, दोनों इकोसिस्टम मिलकर एक नए सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अगला टॉपिक है संख्या पिरामिड क्या होता है। संख्या पिरामिड में जैसे अभी मैंने इसकी विशेषता के अंतर्गत बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर ये विशेषताएं पाई जाएं वहीं पर आपका इकोसिस्टम होता है। ठीक है, संख्या पिरामिड हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर संख्या पिरामिड सीधा नहीं है तो जान लीजिए कभी भी इकोसिस्टम बन नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मैं बताने चल रहा हूँ, सबसे पहले संख्या पिरामिड में जो उत्पादक होता है, क्या होता है भी? उत्पादक होता है। उत्पादक में जैसे जैविक घटक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक हैं। अब इन पेड़ पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे हिरण हो गए, अन्य जानवर हो गए। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता इसका सेवन करेगा उपभोक्ता के रूप में। और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता जैसे शेर खाएगा। ठीक है, और शेर जब खाएगा तो इसको जो है तमाम चील कौवे जो है खाएंगे, और जब वो खत्म होंगे तो उनसे अपघटक तैयार होगा। अपघटक को जो है अपघटक पदार्थ को जीवाणु कवक ये सब खा के खत्म कर देंगे। फिर आपका उस जगह पर उत्पादक बन जाएगा, फिर वही सिस्टम। तो ये आपका एक पिरामिड, जैसे अगर मान लीजिए ये सीधा ना हो तो कह दिया जाए, अगर मान लो हिरण है, ठीक है, हिरण के बाद अगर ये शेर ना हो तो हिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। जब हिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हिरण की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पर आपके घास जो है, घास मतलब जो पौधे हैं ये को खाकर ख़त्म कर देगा, और एक समय ऐसे आ जाएगा इकोसिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ द्वितीय उपभोक्ता होने चाहिए। ठीक है, या मान लीजिए ये पेड़ पौधे ना हो, ठीक है, तो हिरण या कम हो, हिरण बहुत ज़्यादा हो। अब हिरण जब पेड़ पौधे नहीं पाएगा तो क्या हिरण की संख्या बढ़ सकती है? तभी नहीं बढ़ेगी, तो भी आपका इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इकोसिस्टम का एक सीधी मात्रा में, सीधी रेखा में होना जरूरी है, जिसमें उत्पादक जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी झाड़ियाँ होती हैं, इनको हिरण खाकर अपना जीवन यापन करता है। और जब हिरण को क्या खाते हैं? शेर खाते हैं। इसी बात तृतीय उपभोक्ता में आ सकते हैं, जैसे शेर जब मतलब समाप्त हो जाता है तो बाज वगैरह है ना, ये सब खाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इकोसिस्टम बनता है। तो अगर मान लीजिए कहा जाए कि शेर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हिरण को खा के समाप्त कर लेंगे, तो क्या इस पौधे को कोई खाने वाला होगा? तो क्या शेर को भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, शेर भी समाप्त हो जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका सीधा होना बहुत ज़रूरी है। ये कहने में मतलब प्रत्येक उपभोक्ता एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो हमेशा इकोसिस्टम का निर्माण कहाँ से होता है? पौधे से होता, उत्पादक से होता है। अगर उत्पादक नहीं है तो इकोसिस्टम कभी बन नहीं सकता है। ठीक है, उत्पादक नहीं है तो इकोसिस्टम कभी बन नहीं सकता है। समझ में आया? सॉरी फोन आ गया था। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को सीधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। समझ में आया? चलिए, अब ऊर्जा पिरामिड, इनको ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो ऊर्जा पिरामिड बात किया जाए तो उत्पादक जो होते हैं उन्हें सूर्य से 100% ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्पादक को सूर्य से क्या होती है? 100% ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य माना जाता है। सूर्य की जो प्रकाश सीधे आके धरातल पे पड़ती हैं तो यहाँ के पेड़ पौधे 100% में 83% जो है कुछ हरे पौधे अवशोषित करते हैं। ठीक है, और 12% परावर्तित कर देते हैं। जो बचा 5% है उसको
डिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन 83% में 4% केवल पर्ण हरित लवक जो है ये अपने यहाँ प्राप्त करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन 79% क्या होता है, डिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पौधे से जो है सूर्य प्रकाश से 100% ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस 100% का केवल 10% भाग तृतीय उपभोक्ता प्राप्त करता है। इस 100% ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, द्वितीय उपभोक्ता प्राप्त करता है, और इसका केवल 1% भाग तृतीय उपभोक्ता प्राप्त करता है। इसलिए ऊर्जा पिरामिड का भी सीधा होना जरूरी है। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। तो ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अगर हम देखें तो एक उत्पादक होता है, उत्पादक को खाने वाले कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और उपभोक्ता को खाने वाले क्या हो, उसके बाद अपघटक होते हैं। अपघटक में कुछ जीवाणु आते हैं ना, जीवाणु या कवक आते हैं, और जब जीवाणु या कवक खाकर समाप्त कर देते हैं तो पुनः उनका निर्माण उत्पादक के रूप में हो जाता है। फिर उत्पादक उपभोक्ता, फिर ये पूरा चक्र ऐसे चलता रहता है। यही चक्र का चलना ही एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम ये जान लें कि इकोसिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं। इकोसिस्टम के कौन कौन से प्रकार हैं। इकोसिस्टम के प्रकार में अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम में 2 प्रकार के प्रकार हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक इकोसिस्टम और मानव निर्मित इकोसिस्टम, ठीक है। प्राकृतिक इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे वन एक हमारा प्राकृतिक इकोसिस्टम है जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, जहाँ जो क्रियाशील होता है, जहाँ पर जानवर जो भी होते हैं, पेड़ पौधे सब क्रियाशील होते हैं, खुले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्पादक का स्वयं से निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 प्रकार के संगठक पाए जाते हैं, तो वन एक इकोसिस्टम माना जाएगा। समुद्र एक इकोसिस्टम है, जहाँ पर एक स्थान से कोई समुद्र से, मैं एग्जांपल दूँ, यह एक समुद्र है, तो यहाँ पर जो जीव है, यहाँ पर जीव है, यहाँ से पानी पूरा भरा हुआ है, इससे संबंध पूर्ण रूप से बनता रहता है। ये किसी न किसी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। जैसे बहुत सारी मछलियाँ हैं, घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल मछलियों को खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी में, ठीक है। तो अगर हम किसी घड़ियाल को या किसी मगरमच्छ को हम चिड़ियाघर में ले आके बंद करें और स्वयं भोजन खिलाएं, क्या वो खुले क्षेत्र माना जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक इकोसिस्टम के रूप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला मानव निर्मित से खेत, उत्पादन, प्रयोगशाला, ठीक है। यहाँ पर भी वस्तु उत्पादित करके उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 इकोसिस्टम के प्रकार हैं, जान लीजिएगा। और इसमें कुछ समस्याएं आती हैं भाई इकोसिस्टम में, जैसे इकोसिस्टम समाप्त हो रहा है, ठीक है। उसको रोकने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के, जैसे मैंने बताया था कल, एनवायरनमेंट को रोकने के लिए कुछ अनेक प्रकार के प्रयास किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में भी वो प्रयास लागू होते हैं, ठीक है। अब जैसे समस्याएं क्या क्या आती हैं भाई, वनों का विनाश, धीरे धीरे आप देख रहे हैं, समय के अनुकूल देख रहे हैं कि वनों का धीरे धीरे विनाश होता चला जा रहा है। जब वनों की कटाई हो जाएगी, वन समाप्त हो जाएंगे, तो क्या जानवर का संबंध बन पाएगा, वन नहीं रहेंगे, घने जंगल नहीं रहेंगे, तो जो है जानवर का अस्थायी स्थान बनना मुश्किल हो जाएगा, तो उनका भी धीरे धीरे विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। प्रदूषण, अनेक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। तो अगर इन प्रदूषणों को रोका ना जाए तो इनका असर जो है किस पर पड़ता है, जंगल में उगे पेड़ पौधों आदि पर पड़ता है, उसको खाने वाले हिरन पे पड़ेगा, हिरन को खाने वाले शेर पे पड़ेगा। तो एक स्टेप से स्टेप जो है प्रभाव पड़ता रहता है, ठीक है। या जल का प्रदूषण व्यक्तियों में भी पड़ सकता है, जानवरों में पड़ सकता है, ठीक है। अनेक प्रकार की बीमारियां उगाती हैं, तो इनसे जुड़े समस्त लोगों को भी प्रभावित करता चला आता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या हमारे इकोसिस्टम में बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जैसे तापमान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, औसत से ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है, खतरनाक किरणों का उत्सर्जन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो अगले का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, अगले से अगले, ये एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं। जैसे अभी जलवायु से पौधे प्रभावित हो गए, जहरीले पौधे हो गए, इसको खाएंगे, हिरन के अंदर बीमारी होगी, हिरन खाएगा शेर के अंदर। तो इस तरह से जो है एक दूसरे से जुड़े पिरामिड हैं, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं।
समझ में आया बेटा। तो ये हमारा इकोसिस्टम रहा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे बन पाया मैंने बनाने का प्रयास किया हूँ, और आप लोग प्रयास करके इसको पढ़ लीजिएगा। इस पर कुछ एक दो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा उस पर हम चर्चा कर लें। जैसे पूछ सकता है कभी कभी पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है ना, इसे पूछ लेगा। मान लीजिए तो एक दो क्वेश्चन कैसे जो पूछे गए हैं, अक्सर पूछे गए हैं, है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई। तो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर या सागर। क्या है? महासागर या सागर। ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में, इकोसिस्टम के विषय में, तो आप क्या बताएंगे? महासागर। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे पूछे सबसे अस्थायी इकोसिस्टम क्या है पृथ्वी पर सबसे अस्थायी इकोसिस्टम की बात किया जाए, तो सबसे अस्थायी इकोसिस्टम की अगर बात करें तो मान लीजिए हम कहते हैं वन है, तो वन सबसे अस्थायी नहीं, क्योंकि अगर मान लो एक साल लगातार 2 साल वर्षा ना हो तो धीरे धीरे पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो सूख जाने से जो है इकोसिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो अस्थायी क्या माना जाएगा? नहीं। तो जो पृथ्वी पर सबसे अस्थायी इकोसिस्टम है वो है समुद्र। समुद्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा ना होने पर पानी लगभग पर्याप्त मात्रा में होता रहता है। वहाँ के वातावरण में जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारियों का वहाँ के अन्य जीवधारियों से संबंध परस्पर बनता रहता है। तो ये सबसे अस्थायी इकोसिस्टम होता है। नोट कर लेंगे, समुद्र की बात करें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने आप में बनते रहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने इकोसिस्टम है क्या, इसकी संकल्पना कौन दिया है, विशेषताओं के विषय में, संघटक, इकोटोन क्या होता है, संख्या पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, इकोसिस्टम प्रकार, इसको अनेक समस्याएं जो आती हैं, ये सब मैंने लगभग प्रयास करके चर्चा किया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो ठीक तो कमेंट में जरूर देंगे। धन्यवाद।